নমস্কার। আমরা এই মুহূর্তে আজকে তাওয়াংয়ের সাইট সিইং শুরু করলাম। আজ পঞ্চম দিন। সকালবেলা আমরা প্রথম দেখতে বেরিয়েই তাওয়াং মেমোরিয়াল বীরাঙ্গন যে আছে সে বীরাঙ্গনে আমরা ঢুকছি। এই বীরাঙ্গনে আমরা দেখতে পাবো 1962 সালে ভারত চীন সেই যুদ্ধের মেমোরিয়ালে বেশ সুন্দরভাবে সেই ঘটনা সাজানো হয়েছে। আমরা দেখব আজকে, আপনারা দেখবেন। আমার ক্যামেরার চোখ দিয়ে আপনাদের সকলকে আমি দেখাবার যতখানি সম্ভব চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। ওয়ার মেমোরিয়ালের প্রবেশপথ এই চড়তেন। আমরা এরপরে বব খাতিং মিউজিয়ামে যাচ্ছি, সেখানে শুনব বব খাতিনের সমস্ত কিছু বর্ণনা গাইডের মাধ্যমে। तांगुल जो मणिपुरी का एक ट्राइब के नाम है। तो मेजर बॉब खातिंग जी बेबी तांगुल ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो उनको काफ़ी शौक रखता था कि पोइट्री लिखना, पोइम्स लिखना। इसीलिए उन्होंने एक तांगुल एंथम कंपोज किया। इट्स रिटन इन तांगुल डायलेक्ट। जस्ट बिहाइंड यू कैन सी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो, क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि तांगुल डायलेक्ट में है। यहाँ पे काफ़ी सारा आउटफिट है। These all outfits मेजर बॉब खातिंग्स पर्सनल आउटफिट्स। ये जितने भी उनके ड्रेसेस हैं सभी को उनकी फैमिली ने इस म्यूजियम में डोनेट किया। अब यहाँ देखिए, ये जो मेरे मेजर बॉब खातिंग जी हैं, ये जितने भी मेडल्स मैं आपको मेडल गैलरी में दिखाने जा रहा हूँ, और ये मणिपुर के एक ट्रेडिशनल हैट है। 1957 में 1957 में उन्होंने पद्मश्री अवार्ड से थे, क्योंकि हमारा तावांग की कंट्रीब्यूशन कर सके थे। ये हमारा 4th हाईएस्ट सिविलियन रैंकिंग अवार्ड माना जाता है, या मेडल्स माना जाता है। तो उस दौरान उन्होंने ये शेरवानी पहनी। जो ये शेरवानी आप दिख रहा है, मैं आपको वहाँ पर ओरिजिनल से उससे पहले यहाँ है, ये उनकी आर्मी ड्रेस थी। वे जब 1950 में आर्मी रेजिमेंट में असम राइफल्स में एज ए कैप्टन रहे थे। तो आजकल तो काफ़ी बदला हुआ है, ये 1950 का है। अब यहाँ देखिए, ये जो शेरवानी मैंने बताया, जब पद्मश्री रिसीव करते हो, और आप सभी इस एनिमल को देखिए। कभी देखा है इसको आपने? क्या ये आप नहीं है तो अफ्रीका में नहीं आते। तो इसे मैं कहना चाहूँगा, इसका साइंटिफिक नेम है गायल कहते हैं, और मिथुन का नाम से भी जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। यहाँ रखने का रीज़न यह है कि हमारे जब नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी ने मेजर बॉब खातिंग जी को एज ए मेमेंटो के तौर पर दिए गए थे। यस, ये जो एक पर्सनल मेजर बॉब खातिंग जी का पर्सनल शॉट है। जब स्पेशली इनको कब ऑफर किया जाता है, जब हमारे फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली बनता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाता है, तभी उनको इस तरह का शॉल ऑफर किया जाता है। यू गाइस कैन सी इंग्लिश ट्रांसलेशन तांगुल एंथम।
ये मेजर बॉब खतीन जी की एक फिशिंग गियर से, फिशिंग टूल से, उनको काफ़ी हॉबीज रखता है या काफ़ी शौक था फिशिंग करना या मच्छी मारना। ये उनके पर्सनल नाइफ है, हमारे तवंग पे बना के यहाँ यही उनको दिया था जब यहाँ पे तवंग पे आए थे। एंड दिस इज आर्मी बैग एंड इनसाइड यू कैन सी वन फ्रेम व्हेन ही रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड हिज कलीग्स एंड हिज स्टाफ एज एप्रिसिएशन के तौर पे दिए गए थे जो फ्रेम दिख रहा है। देखिए हैंडराइटिंग काफ़ी सुंदर, काफ़ी इंजीनियरिंग के साथ लिखा गया है। लियोग्राफ। यस। अब यहाँ पे देखिए उनके आर्मी ड्रेस के कुछ पार्ट्स हैं ना फोटो तो नहीं। जैसे कि ये उनके गन कवर, ये दोनों उनके आर्मी बेल्ट हैं, ये आर्मी कैप्टन रैंक के बेज है, ये तिब्बती ऑफिशियल्स का हैट है, तिब्बती ऑफिशियल्स एंड दिस इज द तिब्बती ऑफिशियल्स ड्रेस। वी यूज्ड टू से छुपा, इन्हें छुपा कहा जाता है। तो यहाँ रखने का रीज़न यह है कि मैंने कहा कि 51 से पहले इस क्षेत्र पे तिब्बती का शासन चलता था। तो मेजर बॉब खतीन जी 1951 में यहाँ पहुँचते वक्त जो तिब्बती ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस हैट और इस ड्रेस के साथ उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो अब मैं आप सभी को तवांग के हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा, तवांग के ऐतिहासिक के बारे में, जो आप लेट से अभी भी अपने आगे आप पूरी तरह समझ जाए। ना तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आप सभी को दिखा है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का तस्वीर। ऑन दैट टाइम ही वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था उस दौरान। तो सबसे पहला इनको थोड़ा जियोपॉलिटिकली एक बॉर्डर क्राइसिस मैसेज मिलता है कि जल्द से जल्द हमारा तवांग क्षेत्र में एक ऐसा बंदा भेजना है कि हमारा तवांग भारत का पार्ट बना सके, क्योंकि उस समय चीन और तिब्बत का नजर हमारा तवांग पे था, ऑलमोस्ट एनेक्स कब्जा करने वाले थे। तो उस समय पटेल साहब ने असम के एक गवर्नर साहब हुआ करता था जिनका नाम था जयराम दास दौलतराम। आप उनकी तस्वीर देखिए, वहाँ पीछे देख सकते हैं। हाँ जी। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयराम दास जी को अपॉइंट किया है। फिर जयराम दास जी ने मेजर बॉब खतीन जी को टास्क दिया है, क्योंकि उस समय मेजर बॉब खतीन जी असम के एपीओ थे, असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर। फिर जयराम दास जी ने टास्क देने के बाद मेजर बॉब खतीन जी को कुछ सवाल पूछते हैं कि कभी आपने तवांग देखा या कभी तवांग के बारे में सुना, क्योंकि ऑन दैट टाइम हार्श विंटर का समय था, इतना ठंड मौसम था कि हमारा तवांग की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं पूरे बर्फीली हो चुकी थी, एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ की तरह दिख रहा था। तब मेजर बॉब खतीन जी ने कहा जयराम दास जी को कि मैंने कभी तवांग तो नहीं गया, बट उन्होंने कहा कि असम से हमारे तवांग की कुछ बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रहा था उनको। तो उन्होंने दिखाकर कहा कि मुझे यहाँ से वो जो बर्फीली पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ी के पीछे तवांग क्षेत्र है। फिर जयराम दास जी ने कहा कि आप जल्द से जल्द अपने आर्मी ट्रूप्स को रेडी कीजिए, फिर तवांग के लिए मार्च कीजिए, क्योंकि हमारा पास काफ़ी समय कम है। फिर मेजर बॉब खतीन जी ने 17 जनवरी 1951 में असम चारद्वार लोखरा कैंप से मार्च स्टार्ट किया। यहाँ पहुँचते पहुँचते करीबन 1 महीने से भी ज़्यादा लग गया। क्योंकि उस समय ऑन दैट टाइम नो रोड्स, नो व्हीकल्स, दे आर कमिंग बाय फुट मार्च, वे सभी लोग पैदल मार्च है। फिर सबसे पहला यहाँ पहुँचने के बाद मेजर बॉब खतीन जी ने एक बैठक बिठाया, एक मीटिंग हेल्ड किया, किसके साथ, तिब्बती ऑफिशियल्स और हमारे यहाँ के रहने वाले लोकल लीडर्स के साथ। तो उस बैठक पे कहा कि यह हमारा भारत का पार्ट है। तो लेकिन भी ऐसे सीधी तरफ ऐसे तिब्बती ऑफिशियल्स को कहेंगे तो वो तो मानने वाले नहीं थे, उनको तो काफ़ी कुछ प्रूफ तो चाहिए। उस समय शायद आपको पता है कि 1914 में एक कन्वेंशन हुआ था जिनका नाम है शिमला कन्वेंशन। तो उस दौरान ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन के बीच हुआ था। उस कन्वेंशन में ब्रिटिश इंडिया से रिप्रेजेंटेट कर रहे थे सर हेनरी मैकमाहोन, जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत उस कन्वेंशन से सहमत थे, एग्री कर रहे थे, लेकिन चीन नहीं मान रहा था। तो उस कन्वेंशन के दौरान सर हेनरी जो मैकमाहोन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने एक मैप बनाया गया था, एक डिमार्केशन किया गया था कि 1914 से हमारा तवांग भारत का पार्ट है, लेकिन भी तिब्बत यहाँ पे आकर शासन क्यों कर रहा था? क्योंकि इस क्षेत्र में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार नहीं आया था, इसीलिए हमारा पड़ोस देश जो तिब्बत, वे यहाँ पर शासन चला गया। तो यहाँ के लोग काफ़ी सारा टैक्सेशन भरना पड़ता था, इतना बुरी तरह ट्रीट किया जाता था कि जैसे कि एक स्लेव, एक नौकर की तरह, इतना दबाव, इतना भारी पड़ रहा था। तब उस दौरान उस बैठक पर मेजर बॉब खतीन जी ने प्रूफ के साथ कहा कि ये हमारा भारत का पार्ट है, आप अपना यहाँ हक या शासन नहीं चला सकते।
तो उस बैठक पर उन्होंने एक शांत तौर पे, एक पीसफुली के तौर पे, विदाउट ब्लडशेड, विदाउट शॉट ए सिंगल बुलेट, तो उन्होंने तिब्बती ऑफिशियल्स को पीसफुली वे में समझाकर ठीक बैठक के 2 दिन बाद वापस तिब्बत भेज दिया गया। तभी से 1951 से लेकर 2026 तक हमारा तवांग इस तरह भारत का पार्ट बना। काश हमारा पटेल साहब, जयराम दास जी और मेजर बॉब खातिन जी का एक सक्सेसफुल योगदान या कंट्रीब्यूशन ना रहता तो आज के दिनों में तवांग चीन के अंदर मिलेगी। इसीलिए इसका उद्घाटन भी 31 अक्टूबर में रखा गया। हमारा पटेल साहब का बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर में। आखिरी तोहफा हमारा पटेल साहब का चलते चलते हमारा तवांग होना चाहिए। तो इस तरह हमारा तवांग का कंट्रीब्यूशन इन 3 साहब के लिए। ओके मैं आपको जो मैप बनाए गए थे 1914 में, ये मैप आपको दिखाना चाहूँगा। जो सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने यही मैप बनाए गए थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप सभी लोग बोमला गए नहीं कोई लोग गए, कोई लोग जाने वाले हैं। तो आपको कल मिलेंगे कि ये बोमला हमारा बॉर्डर पड़ता है। ये 1914 में बनाए गए मैप है। इससे आपको इस जगह पे चाइना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस समय तिब्बत को चीन ने कब्जा नहीं किया था। चीन ने तिब्बत को एनेक्स कब किया था 1959 में। तो उस समय देखिए तवांग ऑलरेडी ही हमारा भारत का पार्ट था। यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आने के नाते देखिए हमारा तिब्बत जो पड़ोस देश पड़ रहा था, वे यहाँ आकर शासन चला। तो यहाँ पे देखिए एक सोना जोन, सोना जोन यानी कि तिब्बत और हमारा इंडिया का बीच का एक जगह पड़ता था। बॉर्डर तो नहीं था, बट एक लैंडमार्क की तरह। तवांग के लोग उस दौरान यहाँ पे नमक के लिए, क्योंकि हमारा तवांग में नमक का काफ़ी कमियाँ होता था, सोल्ट यहाँ जाना पड़ता था नमक के लिए। तो उस दौरान एक कोइन यूज़ किया करता था जिसे हम सिल्वर कोइन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेडिशनल गैलरी भी है, तो उस गैलरी में आपको दिखाऊंगा सिल्वर कोइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, ये हमारा तवांग का एक ट्रैक है। तो यही हमारा पास उस बैठक के दौरान सबसे बड़ा प्रूफ यही है। एक्सचेंज के लिए Yes, like water change with yes. Jeju jab aate rahe he's explaining. First I will tell you. सभी लोग आ जाइए। तो मैंने आप सभी को कहा कि मेजर बॉब खातिन जी ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये आप सभी ने शायद देखे होंगे, इसे मिलिट्री क्रॉस मेडल कहते हैं। ये ब्रिटिश आर्मी में हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड या मेडल माना जाता है। 1944 को दिए गए। अब यहाँ आइए, आप सभी लोग ब्रीफिंग के दौरान बिल्कुल शांत रहेगा। यहाँ पे आपको 2 स्टार मेडल दिख रहा है। इन द राइट साइड ये उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार मेडल है, और ये जो बाईं तरफ देख रहे हैं दिस इज बर्मा स्टार मेडल, यानी कि वे जब बर्मा के एम्बेसडर रह चुके थे। अब वहाँ पे आपको पद्मश्री मेडल मिलेंगे। ये हमारे भारत के 4वां अवार्ड बना है। और ये रहा इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल, जब हमारे देश आज़ाद हुए थे उस दौरान उनको ये मेडल भी दिए गए 1947। ओके, अभी और उनका 2 मेडल और भी बाकी है। जो दाएं तरफ आपको दिख रहा है दिस इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर्विस मेडल। उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी अच्छा सर्विस रहा था, तो ये उनके MBA मेडल कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। देखिए एक ही जीवन में उन्होंने कितने सारे मेडल अचीवमेंट्स, यानी कि ही वॉज लाइक ए रिमार्केबल पर्सन, एक अलग बंदा था वो। अब हम लोग 1962 की गैलरी में मूव करते हैं। आप सभी लोग यहाँ तक आ जाइए। এদিকে 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 You guys don't go on that side. এদিকে 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 तो शायद आपको भी पता होंगे 1962 के बारे में, ऑल्सो नोन एज इंडो चाइना वॉर एंड सीनो चाइना वॉर। तो सबसे पहला मैं इनके कारण ये बताना चाहूँगा, रीजन किस कारण से ये जो युद्ध है हमारा तवांग से छेड़ा गया है। तो सबसे पहला जो कारण है बॉर्डर क्राइसिस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने के नाते ये जंग छेड़ा गया था 62 युद्ध।
और दूसरा हमारे भारत और चीन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, जिनका नाम था पंचशील एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। उस एग्रीमेंट में साफ तौर पे बेसिक जो एग्रीमेंट्स जो प्रिंसिपल्स थे हमारे भारत तो मान रहे थे, क्योंकि हमारे भारत के पीएम उस दौरान थे नेहरू जी। तो चाइनीज के जो प्रीमियर थे उनका नाम था जाओ एनलाई, उन दोनों को बीच में हुआ था with the goal of easing tensions between the two countries among ongoing border conflicts के नाते। तो उस एग्रीमेंट चीन के लिए एक मजाक था। हमारा नेहरू जी के लिए उन्होंने तो इतना विश्वास कर दिया था कि एक अंधविश्वास एक विश्वासघात की तरह। तो उस दौरान एक नारा भी लगाया गया था, हिंदी चीनी बाय बाय, उस समय लगाया गया था। उस एग्रीमेंट के ठीक 5 दिन के बाद नेहरू जी का चीन यानी कि चाइना में इतना बड़ा ग्रांड विजिट यानी कि रिसेप्शन था, वो चाइना का एक प्री प्लान था। उसका विश्वासघात करके हमें वो बेवकूफ़ बनाना था। लेकिन हमारा नेहरू जी के कानों कान तक खबर ही नहीं था कि लद्दाखी का एक यूनियन टेरिटोरी हुआ करता था उस दौरान, जिनका नाम है अक्साई चीन। तो अक्साई चीन के लिए चीन वालों ने अंडरग्राउंड रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखा था, लेकिन हमारा नेहरू जी को कानों कान तक खबर ही नहीं था, क्योंकि उनका तो काफ़ी हद तक विश्वास करने लग गया था। वो तो भाईबंदी समझ रहा था। चाइना के लिए मैंने कहा कि वो एक एग्रीमेंट मजाक था। तो 1962 युद्ध में ही हमने जो अक्साई चीन है हमने भारत को खोया है। तो बात यह मैं कह सकता हूँ कि हमारे नेहरू जी की एक छोटी सी छूट की वजह से या अंधविश्वास या विश्वासघात की वजह से खोया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाद में कुछ सवाल पूछे तो अक्साई चीन तो एक बंजर जमीन है, एक बैरन लैंड है, वो हमें कुछ मतलब नहीं है। वो वाकई में अक्साई चीन जो बंजर जमीन नहीं था, हो या ना हो, ये तो हमारा भारत का माता ही है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी छूट की वजह से हमने 1962 युद्ध में अक्साई चीन जगह खोया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से तवांग से इतना बड़ा युद्ध यहाँ से छेड़ा गया, तो तवांग को क्यों एनेक्स किया? तो उस दौरान 62 के दौरान हमारा तवांग पे 3 सेक्टर हुआ करता था। सबसे पहला जिमिनंग सेक्टर, बोमला सेक्टर एंड लास्ट साउथ ऑफ तवांग। तो इन 3 सेक्टर से चाइना वालों ने एंट्री या रूट्स लिए थे। तो मैं कहाँ से सबसे पहला एंट्री किया वो मैं आपको जिमिनंग सेक्टर में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी ने जिमिनंग नाम सुना कभी तवांग? जी, यहाँ से 90 किलोमीटर उस पार। तो चीन वालों ने 1962 युद्ध के दौरान जिमिनंग सेक्टर के इस रूट से एंट्री किया था, जिनका नाम है खिंजामणि। यहाँ से एंट्री करने का एक रीजन था, हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी, वे भी 1959 में जब चीन ने तिब्बत को कब्जा कर रहा था, तब वे भी हमारे भारत पे भाग के आया था, इसी रूट से आया था। चीन को पता था कि अगर हमें भी इसी रूट से आते हैं तो जितने भी यहाँ का सेक्टर है, जितने भी यहाँ से जो क्रॉस बॉक्सेस है, ये सभी जगहों को एनेक्स या कब्जा करने में आसानी हो। यहाँ पे आपको लग रहा है काफ़ी सारा बॉक्स, ये सब क्या है? ये एक आर्मी रेजिमेंट स्टेशन है उस समय, जैसे कि 9 पंजाब, 19 जीआर जो गोरखा रेजिमेंट होता है, 2nd राजपूत, ये सभी राजपूत, ये सभी आर्मी रेजिमेंट उस दौरान 1962 युद्ध के दौरान इस जगहों पे, इस लोकेशन पे तैनात थे। फिर चाइना वाले ने यहाँ आने के बाद दूसरे जो हमारा बोमला सेक्टर, वहाँ से भी एंट्री करना शुरू कर दिया। जैसे कि कोई आप लोग जाने वाले ना, कोई जाके आ चुका है, सारा लोग गए। तो ये बोमला हमारा, देखिए वहाँ पे तिब्बत दिखा रहा था ना उस मैप में, क्योंकि 1914 का है। ये फिर अलग है, उस समय चीन ने कब्जा कर चुके थे, ये तो 62 का बात चल रहा है। तो यहाँ से बोमला से भी चीन वालों ने एंट्री किया था। उस समय यहाँ पे असम राइफल्स, यहाँ पे 1 से क्या ये पंजाब रेजिमेंट में थे। तो कल आप लोग जो गए बोमला से पहले आपने शुंगचर लेक भी विजिट किया, also known as मदर लेक। फिर यहाँ से आते गए चीन वाले, पीटी दिस स्मॉलर देन शुंगचर लेक, ये भी एक लेक है। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं तवांग, those who are Chinese troops, they are coming by valleys, वैसे भी लोग एक वैली के तौर पे आए, वैली से यहाँ पे। फिर यहाँ से जो हम यहाँ से 25 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, जंग, आप सभी लोग जंग से आए। 62 के दौरान जंग से उस पहाड़ियों को कहते थे साउथ ऑफ तवांग के नाम से जाना जाता है, यानी कि याद ही है साउथ ऑफ तवांग। तो चाइना वाले 2 सेक्टर क्रॉस करने के बाद, जंग पार होने के बाद सेला, आप लोग विजिट किए थे लेक, सेला लेक, राइट? सेला के बाद सेंगेन, युक्मादुंग, सप्पर के बाद दिरंग जो वेस्ट कमिंग बनता है, दिरंग के बाद बोमडिला, बोमडिला के बाद रूपा, रूपा के बाद टेंगा, टेंगा के बाद छाको। इधर तक चाइनीज टू दे रिच टिल छाको। यहाँ तक चाइना पहुंचा, फिर आगे बढ़ना चाहा, फिर बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इतना 3 सेक्टर क्रॉस करने के बाद उनका जितने भी जो रशियंस है खान पीन के,
वो खत्म हो रहे थे, और जितने भी उनके वेपन्स के जो गोलियां बुलेट्स वो भी खत्म हो रहे थे। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हमारे भारत सैनिक, इंडियन मिलिट्री, वे भी एक्सटेंशन बढ़ते आए। फिर चाइना को डिक्लेयर करना पड़ा। चाइना डिक्लेयर यूनिलैटरल सीज फायर की बदौलत उनको इसी स्थान पे युद्ध या जंग को छोड़ना पड़ा। तो हमारा पास अभी तक यह रिकॉर्ड है कि कितना चाइना वापस गया। तो उस दौरान हमारे तवांग के एक लोकल, एक बुजुर्ग जिनका नाम है लोपसंग, फिलहाल अभी भी जिंदा है, उनका साल 107 यानी कि 107 ईयर्स है। तो वे एक विटनेस थे कि उन्होंने बताया कि वापस कितना चाइना गया। तो उन्होंने बताया कि 35 यानी कि 35 के अंदर पे थे जो चाइनीज जा रहा था वापस, बुरी तरह घायल होकर, एक बैडली इंजर्ड की तरह, जिसका नाम मैंने लिया है उस शख्स या उस विटनेस को। मैं फोटो वहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए वहाँ पे जो वीडियो चल रहा था। जी जी, यस, स्टिल छोड़ो ना 160 বছর দেখি ओके, आप यहाँ आ जाइए साहब। तो यहाँ पे आपको जो एक छोटी सी गैलरी दिख रहा है, दिस इज ए गैलेंट्री अवार्ड। 1962 युद्ध के दौरान हमारे भारत सैनिकों ने जितने भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमारे भारत के लिए या भारत माता के लिए दिए गए थे उस जंग के दौरान। यहाँ पे कुल मिलाकर 21 मेडलिस्ट है। ये सभी शहीदों जवानों की तस्वीर है 62 युद्ध के दौरान। तो इंडियन आर्मी में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड माना जाता है पीवीसी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ये सभी मेडलिस्ट है। यहाँ पे 21 मेडलिस्ट है। आप सभी लोग सेला क्रॉस करने के बाद जसवंत सिंह रावत मेमोरियल बिल्कुल गए यहाँ पर। तो जसवंत सिंह साहब का फोटो यहाँ है। 1962 युद्ध के दौरान उनका शहीद या उनका पोस्ट उस जगह पे था। तो इन्होंने करीबन 300 चाइनीज ट्रूप्स को मारा गया है। तो उसके साथ काफ़ी बड़ा सहयोग दो सिस्टर्स का रहा है। जो एल्डर सिस्टर्स का नाम है सेला, जो यंगर सिस्टर्स का नाम है नूराना। सेला का सहयोग इस तरह रहा है कि इनके जितने भी फूड सप्लाई, जितने भी खाना का जो राशन है, उन्होंने अंतिम तक सप्लाई किया है। मारे भी उनके साथ या शहीद हुए दोनों सिस्टर। और जो यंगर सिस्टर जिनका नाम है नूराना, उन्होंने उनके जितने भी जो वेपन्स के जो बुलेट्स है, काफ़ी हद तक या अंतिम तक उनका साथ मदद या योगदान रहा है सप्लाई करने में। इसीलिए जो सेला लेक है उस सिस्टर के नाम पे है। और आप लोग नूरानंग वाटरफॉल गए मैम, जंग नूरानंग जी, उस सिस्टर के नाम पे रखा गया एक मेमोरियल के तौर पे, नूरानंग वाटरफॉल सेला लेक जी। तो और भी काफ़ी सारा यहाँ पे आपको नाम चिपकाए दिख रहे हैं। मोर देन 2450 नेम्स वी पेज हियर फ्रॉम डिफरेंट रेजिमेंट्स। यानी कि उस दौरान 1962 युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 46 रेजिमेंट्स ने भाग लिया था। तो मैं आप सभी को उन रेजिमेंट्स के जो आर्मी लोगो या बैच मैं इस दीवार के पीछे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए आप सभी लोग, जितने भी वहाँ पे आपको शहीदों के तस्वीर, शहीदों के नाम आपको दिखे हैं, वे सभी लोग इन रेजिमेंट से थे, इन सभी रेजिमेंट्स में। यहाँ पे 46 रेजिमेंट्स हैं। आप लोग में कोई आर्मी रिटायर्ड हो? नहीं ना? तो मैं बताना चाहूँगा, एक रेजिमेंट्स में 800 सोल्जर्स होता है, 800 सोल्जर्स। 800 सोल्जर्स में 4 कंपनी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ABC, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा जी, इनमें बांटा गया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 46 रेजिमेंट थे। चाइना वालों तो इससे भी दुगना थे, क्योंकि 1962 युद्ध के दौरान हमें पता ही नहीं था कि चाइना वाला युद्ध शुरू करने वाला है, जंग छेड़ने वाला है। वे लोग तो काफ़ी एडवांस हैं। व्हेन वी कंपेयर या टॉक अबाउट वेपन्स, काफ़ी एडवांस वेपन्स थे उनके पास। हमारे भारत के पास शॉर्ट गन्स, मोर्टार, ग्रेनेड लॉन्चर, इन वेपन्स के सिवा एडवांस नहीं थे। वे जब आए थे काफ़ी एडवांस, यानी कि दे हैव मशीन गन ऑल्सो। हम लोग एक चलाएंगे तो वो लोग तो 100 एक साथ चला देंगे। ये भी एक यहाँ से सेक्टर क्रॉस करने का एक रीज़न था, एक हमारा माइनस पॉइंट था। तो उस दौरान या मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो लोकल्स का किस तरह कंट्रीब्यूशन रहा, हमारे तवांग की जो मोनपा जातियाँ हैं। जब चाइना वाला यहाँ आए थे तो चाइना वाला इतना वो दिमाग था कि उन्होंने कहा रहा था कि क्योंकि हमें चाइनीज़ भाषा आता नहीं, उन्हें भी हमारे यहाँ का मदर जो टंग है वो आएगा नहीं।
लेकिन भी उन्होंने इशारों पे बात किए थे, क्योंकि उस समय बासठ के दौरान युद्ध करीबन 1 महीना चला था। 21 अक्टूबर से लेके 23 नवंबर तक चला था। हमारे यहाँ के जो दादा परदादा कहते हैं, हम लोग कभी कहानियाँ पूछते हैं, तो चीन वाला हमारे यहाँ पे उस समय अनाज फसल कटने का समय था, तो चीन वाले मदद भी कर रहे थे बिना कहा हुए। तो उन्होंने कहा, इशारा पे इस तरह कर रहा था कि हमारा फेस भी काफ़ी सिमिलर है, आप लोग भी हम लोग एक ही है, हम आप चीन के हो, आप लोग वहाँ से यहाँ आए हो, आप लोग को लेने आया हुआ। कह रहा था कि आप लोग चलिए हमारे साथ। तो लेकिन भी यहाँ के जो हमारा तवांग के वासियों ने बिल्कुल कंट्रीब्यूशन या साथ नहीं दिया। इसके सिवा यानी कि हमारे यहाँ के जो भारत सैनिक थे, उनको यहाँ विया भूटान करके यहाँ के जो लोकल ड्रेसेस वगैरह पहना के ब्रिज वगैरह बॉर्डर से क्रॉस करने में काफ़ी हद तक हमारे यहाँ के लोकल्स का कंट्रीब्यूशन आया है। तो इस तरह हमारे यहाँ के जो दादा परदादा कहते थे, चाइनीज़ वाला काफ़ी स्पीड थे, काफ़ी मीन्स हमारा फेस भी थोड़ा मिलता भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन भी उनका एक कहानियाँ इस तरह था। तो लेकिन भी चाइना को वापस जाना ही पड़ा। तो मैंने आपको बताया कि चीन ने क्यों कब्जा नहीं किया, क्योंकि उनको वापस जाना पड़ा। तो उसका जो मैंने विटनेस भी दिखाया, तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया ना 1962 के एकदम। अब मैं हमारा तवांग के एक ट्राइब जिनका नाम है मोनपा, तवांग, बोमदिला, दिरंग के बाद और विलेज पड़ता है जिनका नाम खलक्तंग कहा जाता है। तो खलक्तंग से लेके हमारा तवांग क्षेत्र तक जितने भी जातियाँ हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, वे सभी उनको मोनपा कहा जाता है। जो मोनपा ट्राइब है वे सभी लोग बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट फॉलोवर होते हैं। ये मैं क्यों आपको कहा, क्योंकि अब हम लोग बुद्धिस्ट जो हमारे तवांग के एक मोनपा जो ट्राइब गैलरी, एक ट्रेडिशनल गैलरी, मैंने कहा हमारा तवांग के एक ही ट्राइब जो डोमिनेट करता है जिनका नाम है मोनपा। तो उनके यहाँ पे मोनपा ट्रेडिशनल गैलरी के जैसे दिखाया है कि यहाँ के रहन सहन, खान पीन, ट्रेडिशनल अटायर्स, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और भी बहुत सारा कुछ सामान। तो सबसे पहला यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे जो मोनपा जातियाँ हैं, लड़के पहनते हैं एज ए जैकेट्स के तौर पे। इन्हें हम मोनपा डायलेक्ट से खंजर कहा जाता है, खंजर। तो आप सभी ने सेला वहाँ से आते समय याक देखे होंगे। जी, ये याक के फर से बनाए जाते हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ आके एक्सपीरियंस भी किए होंगे, क्योंकि हमारा तवांग काफ़ी ठंड इलाका है, मोस्टली ठंड रहता है। ये जो याक के फर काफ़ी वार्म देता है। तो मैंने आपको उस मैप में दिखाया था कि 1914 में बनाए गए नमक, जब हम लोग तिब्बत जा रहा था, सोनाजोंग जाते समय एक सिल्वर कॉइन यूज़ किया था। दिस इज सिल्वर कॉइन, नमक के लिए ये सिल्वर कॉइन देना पड़ता है। यानी कि हमारे बुद्ध धर्म के जो देवताओं की मूर्तियाँ हैं, स्टैचूज हैं, इनके अंदर रखकर हर सुबह पूजा पाठ किया जाता है। किस तरह सजाया जाता है मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। वे हमेशा इस तरह का बैग बनाया जाता है स्किन के, ये डियर की स्किन के हिरन। तो ये इसके अंदर क्या रखा जाता है, जो याक हर्डर्स, इसके अंदर आटे को रखा जाता है, आटा डाल के याक को खिलाया जाता है। क्योंकि याक और गाय में मैं एक अंतर बताना चाहूँगा। जो याक जानवर है उनका फूडिंग यानी कि ज़्यादातर वो आटे को खाता है, और जो यहाँ की जो गाय है वे ज़्यादातर नमक को खाता है। और जो याक जानवर है वो पहाड़ियाँ का जानवर है, वो गर्मी या ह्यूमिड क्लाइमेट में आ नहीं पाता है। और यहाँ के जो गाय है वो एक वार्म प्लेस यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट में वो पहाड़ियाँ में जा नहीं सकता है। और आपको अंदर पे एक पेपर दिख रहा है, दिस पेपर स्पेशली मेड इन तवांग। मोनपा डायलेक्ट से इसे मोनशू कहा जाता है। इसका मोस्टली उपयोग किया जाता है फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट, टिबेटन स्क्रिप्ट, उनमें उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक वेराइटी के पेड़ की छिलकी से बनाया जाता है। अगर आप इसमें कुछ पेन से कुछ राइट इसमें नोट्स लिखे जाएंगे तो यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स या वाटर ड्रॉप्स जाएंगे, लेकिन भी इजीली नहीं मिलता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, अगर किसी को लेने तो बाजार्स में भी मिल जाता है। और अब यहाँ से किचन यूटेंसिल्स, ये सभी हमारा तवांग के जो मोनपा जातियाँ हैं उनकी रसोई का सामान है। आप सभी को वहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहे हैं। जो छोटी वाले बॉक्स है वो हिरन यानी डियर के स्किन के बनाया हुआ बैग है, बॉक्स है। और स्मॉलर बिगर जो बड़ा है वो बियर, बालू की स्किन से बनाया हुआ है। करीबन 19-20 साल पहले हमारे यहाँ पे इस तरह बॉक्स के अंदर एंटीक या प्रीशियस सामान को रखा जाता है। तो हमारे एक प्यारी सी, एक काफ़ी अद्भुत, एक मैं आपको मोनपा के घर के स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। ये हमारा मोनपा जातिया के घर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए, इनमें जब बनाते वक्त मोस्टली क्या क्या उपयोग किया जाता है। सबसे पहला मड, क्ले और स्टोन को यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा ब्रिक चिपकाए गए हैं। तो आपका लग रहा है यहाँ पे सीमेंट का उपयोग नहीं किया। हमारा तवा में एक स्टिकी मड होता है, एक चिपचिपा सा एक मड होता है, तो उससे चिपकाया जाता है। सबसे पहले हमारा जो महाराष्ट्र वाला ग्रुप है ना, उनका यहाँ पे एक एज ए मेमोरियल क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। এরপরে গাইড আমাদের নিয়ে গেলেন মানে বিভিন্ন রকমের কারিগরি শিল্প যেটা তাওয়াংয়ের প্রসিদ্ধ সেই জায়গায়। আমরা প্রথমে তাঁত বা হ্যান্ডলুম দেখলাম, তাদের তৈরি পোশাকগুলো দেখলাম, বিভিন্ন রকমের পোশাক। এই যে এই পোশাকটা দেখছেন, এটা দেখুন মাথায় যে চুলটা আছে ওটা একটা ডিজাইন, ওই ডিজাইনের ফলে মাথা থেকে যে জল, মাথায় বৃষ্টি হলে যে জল পড়ে, জলটা একটা জায়গা থেকে নেমে আসে, ওই যে চুলের সরু জায়গা সেখান থেকে নেমে আসে। এটা অদ্ভুত, ওদের মানে ওদের ভাবনাটাই এই রকমভাবে যে জল যাতে চোখে না পড়ে, মুখে না পড়ে। দেখবেন বৃষ্টি হলে জল আমাদের চোখে মুখে পড়ে, এখানে জল চোখে মুখে পড়বে না। এই এক রকমের ড্রেস আছে, এই ড্রেসগুলো এই পরপর সেই ড্রেসগুলোকে উনি দেখালেন, বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কালারফুল ড্রেস। কোনো সময় এইটা হচ্ছে কোনো অনুষ্ঠানে পরার পোশাক। এরপরে চলে গেলেন এই কৃষিকাজে যেগুলো ব্যবহার হয় সেই জিনিসগুলো, বিভিন্ন রকমের। এই যে বাম্বুটা, এই যে জল রাখার পাত্র, এটা দেখুন। এরপরে দেখাচ্ছে এটা দেখুন ভাত ছাকার জন্য। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের ওদের হাতে তৈরি বিভিন্ন কারিগরি শিল্প, যেগুলো দিনকার প্রয়োজনে মানুষের কাজে লাগে, সেখানকার মানুষের কাজে লাগে, তারা নিজেরাই তৈরি করে নিচ্ছেন। এই যে একটা হাল দেখছেন বিশাল বড়, ওখানে চাষ হয়। এটা একটা চুবড়ি। ওইদিকে দেখুন হাল, একটা বিশাল বড় হাল। बुद्ध धर्म की एक महत्व चीज को बताना चाहूंगा। ये आप सभी ने देखे होंगे। यस, ये मोनास्ट्री ही में ही नहीं, हमारा जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स एवरी मॉर्निंग इनको वाटर ऑफरिंग किया जाता है। तो मैं सबसे पहले इनका 7 बॉल्स का सिग्निफिकेंस बताना चाहूंगा। जब हमारे बुद्ध भगवान ने, ये हमारा बुद्धा का स्टैचू, सबसे पहला 7 कदम 7 स्टेप लिए थे, तो उस स्टेप से जितने भी उनका जो 7 कदम चले थे, वहाँ से जो कमल फूल वो खिले थे। 7 बाउल्स, 7 कदम। तो और भी आप सभी को लग रहा है पानी क्यों चलाया जाता है, इसमें दूध भी चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा जिंदगी का सबसे महत्व चीज़ है। पानी हमारा ज़िंदगी का सबसे ऐसा एक चीज़ है जो जिसे नहीं मिलता तो वो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जल ही जीवन है, जल के बिना अधूरा है। एक प्यूरिटी के तौर पे इनको ऑफरिंग किया जाता है, एज अ ब्लेसिंग के तौर पे इनको ऑफरिंग किया जाता है। धूप नहीं आने से पहले, बिफोर सनराइज, हम इन 7 बाउल्स को एज अ ब्लेसिंग के तौर पे ऑफर किया जाता है। देन आफ्टर सनसेट इन सभी बाउल्स को उतार कर फूल, पेड़, पौधों में एक अमृत जल या एज ए होली वाटर की तरह दिया जाता है। तो ये हमारा एक जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के वाटर ऑफरिंग है। और ये हमारा बुद्धा के स्टैचू, ये स्टैचू देखिए मैम, आप किसी को नाम पता है? इसका नाम गुरु पद्मा संभवा और गुरु रिम्पुचे भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहला हमारा तवांग क्षेत्र में आकर जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्धिस्ट है, इन्होंने स्प्रेड किया, इन्होंने फैलाया। और यहाँ पे जो आपको एक देवी के स्टैचू देख रहे हैं, जिसे तारा देवी, इसे हम तारा देवी, और इनका 21 रूप होता है और इसे क्वीन ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाता है। हमारे बुद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा 3 भगवानों या मूर्तियाँ इन तीनों को माना जाता है। हमेशा जो इनका सजावट इस तरह रहता है, सबसे मीट यानी कि सबसे बीच जो पोर्शन में हमारा बुद्ध भगवान की स्टैचू रखा है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। तो सेम लाइक ये भी एक अल्तर है, जैसे कि मैंने वहाँ पे दिखाया, इस तरह सजाया जाता है। ये एक अल्तर स्टैंड है। এরপরে ওদের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, পশুপালন, বিশেষ করে পশুপালন, কীভাবে দুধ এবং দুধ থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরি হয় সে সম্বন্ধে উনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। ওখানকার
মেয়েরা ছেলেদের সমান পরিশ্রম করে এবং মেয়েরা এই দুধ দোয়ানো থেকে শুরু করে দুধ থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরি করা সে ব্যাপারে তারা সঠিকভাবে তারা অংশগ্রহণ করে সে কথাও আমরা তার কাছ থেকে জানলাম। গ্রামের এক জায়গা থেকে দুধ সংগ্রহ করে অনেক দূরে নিয়ে যায়, সেখান থেকে দুধ থেকে বিভিন্ন রকমের চিজ বা ওই ধরনের শক্ত জিনিস তৈরি করে, সেগুলো আমরা দেখলাম। এরপরে আমরা কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, যেটা ওখানকার যে প্রসিদ্ধ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস সে সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দেওয়া হলো। তাওয়াং ওয়ার মেমোরিয়ালের যে দর্শন আমরা এখানেই শেষ করলাম। এরপরে আমরা যাব বুদ্ধ গুম্ফার দিকে এবং তাওয়াং মনাস্টারি।